हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आप सभी को पता है यूपी पीसीएसजे का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द होने वाला है, जो कि 12 फरवरी 2023 को ये एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। दोस्तों उसी को ध्यान में रखते हुए मैं जीएस का जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें मैं इंडियन पॉलिटी आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूँ। दोस्तों ये जो मैं पार्ट कराने वाला हूँ ये सेकेंड पार्ट मैं करा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने करा दिया है, इसी चैनल पर आप चाहेंगे तो उसको देख सकते हैं। इसी चैनल पर मैंने पार्ट फर्स्ट इंडियन पॉलिटी का करा दिया है, इंडियन हिस्ट्री का भी मैंने पार्ट फर्स्ट करा दिया है, और साथ साथ जो नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर है उनको भी मैंने करा दिया है, और साथ साथ जो 9 माइनर ऐड किए गए हैं जो इस बार जीएस के पेपर पार्ट फर्स्ट में, उसको भी मैंने 5 माइनर एक्ट को डिटेल में करा दिया है, और 1 माइनर एक्ट का मैंने एमसीक्यू भी करा दिया गया है। उन सभी चीज़ों को अगर आप चाहें तो इस चैनल पे आप जा करके देख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये जो मैं वीडियो लेकर आया हूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसके लिए मैं बता दे रहा हूं। आप टेलीग्राम ग्रुप अपना खोलेंगे, उसमें जा करके अपना लॉ विथ रोनित सर्च करेंगे। जैसे ही आप लॉ विथ रोनित वहां पे सर्च करते हैं तो एक ग्रुप आएगा, उस ग्रुप में 100-200 मेंबर हैं, आप वहां पे जा करके ज्वाइन कर सकते हैं और उसका पीडीएफ वहां से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बिना देर किए मैं इस चीज़ को स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों कल मैंने जो पार्ट फर्स्ट कराया था उसमें रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के मैंने भारत शासन अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, फिर उसके बाद से भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ये सभी चीज़ों को मैं करा चुका हूं। आप उसको जरूर देखें, क्योंकि उसको देखने से आपका पॉलिटी का जो डर है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। आज हम बात करेंगे इसके पार्ट्स पे, शेड्यूल एंड देयर सब्जेक्ट्स मैटर्स पे बात करेंगे, अनुसूचियां एवं उनके विषय पे, मीन्स कि कौन कौन से अनुसूची हैं, क्या क्या उनके विषय हैं, उन्हीं सभी चीज़ों पे आज हम बात करने वाले हैं। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो हम पहले बात कर रहे हैं, पहले अनुसूची में मीन्स की जो फर्स्ट शेड्यूल है इसमें क्या बताया गया, भारत व राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, मीन्स की स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताया गया। जो दूसरी अनुसूची है मीन्स की जो सेकंड शेड्यूल है, इसमें बताया गया द प्रोविजन रिलेटेड टू अलाउंसेस, प्रिविलेज, एमोलूमेंट्स ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड अदर्स के बारे में बताया जा रहा है। मीन्स की राष्ट्रपति तथा उच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बताया गया है। इट कंटेंट द फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशंस के बारे में बताया गया है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची की बात करते हैं, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन बताया गया है। एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड देयर यूनियन टेरिटरीज की बात की गई है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में ये उपबंध किया गया है। मीन्स की फिफ्थ शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं, इट कंटेन्स प्रोविजन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स की बात की जा रही है। छठी अनुसूची की हम बात करते हैं तो इसमें 3 चीज़ों की बात की जा रही है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मीन्स कि ये जो 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध के बारे में छठी अनुसूची में बात की जाती है। 7वीं अनुसूची की हम बात करते हैं तो इसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मीन्स की शेड्यूल्स की बात की जाती है। मीन्स की यूनियन शेड्यूल, स्टेट शेड्यूल एंड करंट लिस्ट की बात की जाती है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करते हैं तो इसमें भाषाएं की बात की गई है कि कौन कौन से लैंग्वेज हैं, उन लैंग्वेजेस की बात की गई है जो कि रिकॉग्नाइज्ड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उन्हीं भाषाओं की बात की जा रही है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियम और विनियमों का विधि मान्यकरण के बारे में बात कर रहा है। मीन्स की वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस की बात कर रहा है शेड्यूल 9। फिर शेड्यूल 10 में बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डिफेक्शन, मीन्स की एंटी डिफेक्शन कानून के बारे में बात करते हैं। मीन्स की दल बदल कानून के बारे में हम बात करते हैं। 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है, और जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिका से संबंधित है। तो ये 12 अनुसूची को आप एक बार ध्यान में रख लेंगे कि हाँ 12वीं अनुसूची किस लिए बात कर रहा है, तो ये इसी चीज़ की बात कर रहा है। बस इसमें यही बात बताना था। और आगे अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो पॉलिटी के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है। अब राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या क्या होते हैं, राज्य के जितने भी महत्वपूर्ण तत्व हैं इसमें मैं बताने वाला हूं। राज्य का जो महत्वपूर्ण तत्व होता है वो संप्रभुता होता है। संप्रभुता अगर कहीं नहीं रहेगा तो वो राज्य का संपूर्ण तत्व नहीं रहेगा, इसलिए क्योंकि सॉवरेनिटी का होना बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास गवर्नमेंट होना चाहिए। भाई संप्रभु होता कौन है, गवर्नमेंट रहेगा तभी तो संप्रभुता रहेगा। मीन्स कि यहाँ पे एक सरकार का भी होना आवश्यक है। राज्य के लिए ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। पहले तो हमारे पास सॉवरेनिटी होना चाहिए, नेक्स्ट हमारे पास गवर्नमेंट का सत्ता होना चाहिए, मीन्स कि गवर्नमेंट होना चाहिए। फिर हमारे पास एक जनसंख्या भी होनी चाहिए, किस पे भाई सरकार किस पे राज करेगी, जनसंख्या पे ही तो। और एक हमारे पास एक भूभाग भी होना चाहिए। ये सभी एलिमेंट्स हैं किस चीज़ के, ये सभी एलिमेंट हैं राज्य के।
फिर हम बात करते हैं राष्ट्र प्रतीकों के बारे में बात करते हैं कि हाँ हमारे पास राष्ट्र प्रतीक क्या हैं जो हमारे पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। उन सभी चीज़ों को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं, हम किसी भी चीज़ को छोड़ने वाले नहीं है जो हमारे पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब राष्ट्र प्रतीक की बात करते हैं, तो अब राष्ट्र ध्वज तिरंगा की बात करते हैं। जो राष्ट्र तिरंगा ध्वज है ये किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया था? तो ये पिंगली वेंकैया जी के द्वारा डिज़ाइन किया गया था। इसका लंबाई और चौड़ाई, जो लंबाई और चौड़ाई है वो 3:2 के बराबर दिया गया है। इसको एडॉप्ट कब किया गया था, इसको अपनाया कब गया था? तो 22 जुलाई 1947 को इसको अपना लिया गया था। इसमें अब कलर की बात करते हैं, कौन कौन सा कलर है इसके पट्टी में। तो इसके पट्टी में केसरिया रंग है जो कि साहस बलिदान का प्रतीक है। जो केसरिया रंग है वो साहस और बलिदान का प्रतीक है, जिसको हम लोग सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड करेज कहते हैं। बात करते हैं वाइट की, शांति सच्चाई का प्रतीक है। जो वाइट की बात करता है वो सिंबल ऑफ पीस एंड ट्रूथ की बात करता है। जो हरा जो इसमें बात करता है वो बात करता है सिंबल ऑफ फर्टिलिटी ग्रोथ की बात करता है, मीन्स की उर्वरकता एवं समृद्धि की बात करता है। अब बात करते हैं चक्र। जब झंडा हम लोग देखते हैं ये फ्लैग होता है तो ये इसमें इस तरह से होता है, तो इसमें एक चक्र भी होता है। अब चक्र किस लिए है? तो चक्र का जो रंग होता है वो नीला होता है, जो उसका रंग होता है वो नीला होता है। और जो उसमें तिल्लियां होती हैं, जो तिल्लियां लगी रहती हैं वो 24 तिल्लियां लगी रहती हैं। ये हम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट जो मैं इसमें बता रहा हूँ। अब बात करते हैं प्रतीक, प्रगति एवं न्याय का। जो ये प्रतीक होता है ये ऑफ जस्टिस एंड प्रोग्रेस की बात होती है। और लिया कहाँ से गया? अशोक स्तंभ सारनाथ से इसको लिया गया है। जो ये प्रतीक जो गोल वाला लिया गया वो कहाँ से लिया गया? उसको अडॉप्ट किया गया अशोक पिलर टेकन फ्रॉम सारनाथ से हमने उसको अडॉप्ट किया। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ सारनाथ, इस पे अंकित किया गया। इस पे अंकित शब्द क्या क्या, इस पे मीन्स की क्या क्या इस पे शब्द लिखे गए हैं? इसमें सत्यमेव जयते लिखा गया है। और ये कहाँ से हम लोगों ने लिया है? मुंडकोपस निषद में उल्लेखित है। जो ये मुंडको परिषद है अशोक का, उसी में ये लिखा गया है। अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। सिंहों की संख्या इसमें कितनी है? आपको 3 सिंह दिखते होंगे, मीन्स शेर 3 दिखते होंगे लेकिन वो 4 सिंह हैं। नीचे अंकित चिन्ह दाएं बैल है, मीन्स की राइट साइड में जो है वो बुल है, मिडिल में अशोक का चक्र है और बाएं में घोड़ा है। ये प्रकार से आपको मैंने पूरे झंडे के बारे में आपको बता दिया। आप झंडा को देख लीजिएगा। और उसके बाद से ये जो सारनाथ के जो लिया गया था स्टेट एम्बलम है, ये स्टेट एम्बलम को आप लोग यहाँ से ये स्टेट एम्बलम को आप देख लीजिएगा, यहाँ से आप लोग झंडा को देख लीजिएगा, आपको सेम चीज़ वही मिलेगी। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम बात करते हैं। देखिए अब हमारे एग्जामिनेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? नेशनल एंथम जनगण मनगण फ्रॉम, ये कहाँ से लिया गया था? तो ये जो इसके ऑथर थे जो जनगण मनगण के, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इसको अडॉप्ट कब किया गया था? 24 तारीख को, 24 जनवरी 1950 को इसको अडॉप्ट किया गया था। अब हमारे परीक्षा के लिए जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली होता है। जो संसदीय प्रणाली का जो दूसरा नाम होता है वो मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली होता है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम राष्ट्रीय शासन प्रणाली होता है। संसदीय शासन प्रणाली का जन्म किसको माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है, क्योंकि ब्रिटेन ही हमारे देश पे राज किए थे, उन्हीं को माना जाता है। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है जनता। जो है भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है जनता। भाई सरकार किसके ऊपर राज करती है? जनता के ऊपर। भारत एक गणतंत्र है, इसका आशय राज्य देश का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। जो हमारे देश का प्रमुख होता है वो निर्वाचित होता है, इसीलिए हम लोग रिपब्लिक हैं। ठीक। राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता है। भारत संघवाद को सहकारी संघवाद कहा जाता है। किसने कहा है? ऑस्टिन महोदय ने ये बात बताई है। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है। किसने कहा है? केसी वेरे जी के द्वारा कहा गया है। इंडिया जो है वो एक अर्ध संघात्मक है, मीन्स की क्वासी फेडरल कॉन्सेप्ट है इंडिया का। मीन्स की जो अर्ध संघात्मक बात किसने कहा है? केसी वेरे ने। ये हर एक एग्जामिनेशन में आपको देखने को मिलेगा, अब कभी ना कभी इससे जरूर टकराएंगे। राष्ट्रगान की यहाँ पे बात करते हैं, तो राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी। अपनाया इसको कब गया था? 24 जनवरी 1950 को। प्रथम गायन कब किया गया था? 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। गायन की अवधि कितना है? राष्ट्रगान को कितने देर में गाया जा सकता है? 52 सेकंड में गाया जा सकता है, जो कि एक मानक समय यहाँ पर दिया है। राष्ट्रगीत की हम बात करते हैं, तो राष्ट्रगीत हमारा कौन है? वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। इसको आनंद मठ से लिया गया है। रचयिता इसके कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी इसके रचयिता हैं।
अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को प्रथम गायन इसका हुआ था, 1896 को इसका प्रथम गायन हो गया था। राष्ट्र पंचांग की बात करते हैं, जो हम लोग पंचांग जिसको हम लोग डेट वोट देखते हैं, तो वो आधारित शक संवत पर ये आधारित है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ ही ये आधारित है। अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। प्रथम माह चैत्र है, अंतिम माह फाल्गुन है। ये इसकी विशेषता है कैलेंडर की। इसी प्रकार से कैलेंडर हमको देखते हैं। अब बात करते हैं अन्य राष्ट्र प्रतीक का। हमारे पास अन्य राष्ट्र प्रतीक क्या है? जो हमारा जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, जो राष्ट्रीय पक्षी है मोर है, जो राष्ट्रीय पुष्प है कमल है, जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो हाथी है, जो राष्ट्रीय जलीय जीव है डॉल्फिन है, जो राष्ट्रीय फल है वो आम है, जो राष्ट्रीय रुपया है मुद्रा है रुपया है, जो राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद है। इस तरह से आपको ये सभी चीज़ों पे कमांड आपको रखना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ से इधर से बात करते हैं। देखिए राष्ट्र दिवस त्यौहार, राष्ट्र दिवस और त्यौहार। जो राष्ट्र दिवस और त्यौहार होता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। ये क्या है? ये हमारा राष्ट्र दिवस है। इसको राष्ट्र नेशनल हॉलीडेज के नाम से हम लोग जानते हैं। फिर यहाँ पे बात करते हैं राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी किसको घोषित किया गया है? 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी के नाम से घोषित कर दिया गया। आपके एग्जामिनेशन में इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। विविध के बारे में हम बात करते हैं, जो मिसलिनियस क्वेश्चन होता है। ईस्ट जोनल काउंसिल किसको हम लोग कहते हैं? कोलकाता को कहते हैं। और वेस्ट जोनल काउंसिल मुंबई को हम लोग कहते हैं। उसके बाद से सेंट्रल जोनल काउंसिल प्रयागराज इलाहाबाद को कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, इसको आप जरूर लर्न करके रखिएगा। और उसके बाद से नॉर्थ जोनल काउंसिल हम लोग न्यू दिल्ली को कहते हैं। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद हम लोग चेन्नई को कहते हैं। ये बात इतनी बता दी गई है। अब राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। प्रमुख रियासतें भारत में विलय, कौन कौन सी रियासतें हैं जो भारत में विलय हो गई? अब जैसे जम्मू कश्मीर जो हो गया वो 26 अक्टूबर 1947 को बाय मर्जर लेटर के द्वारा हो गया था। जम्मू कश्मीर 26 सितंबर 1947 को विलय पत्र के माध्यम से भारत में विलय हो गया। हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जम्मू कश्मीर का विलय हुआ था तो वो किसके द्वारा? वो विलय पत्र के द्वारा हुआ था। जो हैदराबाद का जो विलय हुआ था वो कैसे हुआ था? तो वो ऑपरेशन पोलो चला था, उसी ऑपरेशन पोलो के द्वारा इनको शामिल किया गया था। और जूनागढ़ की बात करते हैं तो 20 फरवरी 1948 को हुआ था। ये जनमत संग्रह के द्वारा इनको भारत में शामिल किया गया था। ठीक, अब हम भारतीय संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान के कितने पार्ट्स में डिवाइड किए गए हैं। जो 22 अभी मैंने आपको शेड्यूल्स बता दिया, जो 12 शेड्यूल थे सभी शेड्यूल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जामिनेशन में 100% आएगा, वो चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं दोस्तों, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन बनेगा। आपको थोड़ा सा पढ़ते समय बोरियत तो महसूस होगी कि हाँ ये क्या मैं बता रहा हूं, लेकिन जब आपके एग्जामिनेशन में आएगा, जब वो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा तो आप हमको जरूर याद करेंगे उस टाइम कि हाँ मैंने उस चीज़ को आपको बताया था। तो अब यहाँ पे हम भारतीय संविधान के भाग के बारे में बताएंगे, उसके विषय के बारे में बताएंगे और उसके अनुच्छेद के बारे में बताएंगे। और वो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 22 तक है, उन सभी को हम बताएंगे और आपको ध्यान से इस चीज़ को सुनना है। देखिए जो भाग फर्स्ट की बात हम करते हैं, जो भाग फर्स्ट में संघ और उसका राज्य क्षेत्र आता है। इसमें कहाँ से कहाँ तक? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक आता है। मीन्स की पार्ट फर्स्ट में यूनियन एंड टेरिटरी आता है, जो सेक्शन आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के आर्टिकल नंबर 4 तक आता है। दोस्तों हमें माफ़ कर दीजिएगा अगर कभी मुँह से सेक्शन निकल जाए, क्योंकि ये आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। आप पहले से जानते हैं कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग आर्टिकल वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। काफ़ी सेक्शन हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं, इसीलिए बार बार मुंह में सेक्शन आ जाता है। तो सेक्शन वर्ड निकल जाएगा तो आप उसको पार्डन कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल के जो भी मैं बात करूँगा वो आर्टिकल को लेकर के मैं बात करने वाला हूँ। भाग 2 की बात करते हैं, जिसमें नागरिकता मीन्स की सिटीजनशिप की बात की जाती है। इसमें आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक बताया गया। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है, जो कि हमारा आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक बताया गया। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से बताया गया, जो कि आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक बताया गया। भाग 4 का मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया था। इसमें 51 को मीन्स की एक ही चैप्टर जोड़ा गया है और इसमें 11 मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। दोस्तों इस प्रकार से बताने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप इस तरह से लर्न कर जाएं, क्योंकि अब क्वेश्चन जो पूछने का ट्रेंड हो गया है पॉलिटी का, वो बदल चुका है। आपसे पूछ सकता है कि हाँ मूल अधिकार किस पार्ट में डिफाइन किया गया है, किस आर्टिकल से लेकर किस आर्टिकल तक दे सकता है। फिर उसके बाद से मिलान करने के लिए दे देगा कि हाँ भाग 12 में क्या है, भाग 14 में क्या है, भाग 16 में क्या है, भाग 18 में कितने से लेकर कितने आर्टिकल तक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जब क्वेश्चन आ जाता है तो दिमाग हम लोग का चक्कर खा जाता है। हम लोग सब पढ़ करके वो लगता है कि यार ये क्या पढ़ा क्या ना पढ़ा। भाग 5 में हम लोग
देखते हैं, संघ के बारे में बात करता है, मीन्स की यूनियन के बारे में भाग 5 में बात करता है। यहाँ पे आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक है। फिर बात करते हैं इसमें कौन कौन से आते हैं, अध्यक्ष का, इस जो चैप्टर फर्स्ट है उसमें एग्जीक्यूटिव की बात करता है, 52 से लेकर के 78 तक बात करता है। सेकंड बात करता है संसद की बात करता है, 79 से लेकर के 122 तक बात करता है। अध्याय 3 में इसमें राष्ट्रपति के विधायी अधिकार की बात करता है, जो कि 123 में ऑर्डिनेंस पावर की बात करता है। फिर अध्याय 4 में मीन्स की चैप्टर 4 में संघीय न्यायपालिका की बात करता है, 124 से लेकर के 147 तक बात करता है। अध्याय 5 में मीन्स चैप्टर 5 में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षा की बात करता है, 148 से लेकर के 151 तक। दोस्तों इस क्रम में आपको लर्न होगा तो आप कहीं भी मार नहीं खा सकते हैं यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में या किसी भी कंपटीशन का एग्जामिनेशन आप फाइट कर रहे हैं तो। भाग 6 की बात करते हैं, इसमें राज्य की बात करता है। अब कौन से राज्य की बात करता है, द स्टेट की बात करता है। इसमें कहाँ पे हमको दे रहा है, 152 से लेकर के 237 तक हमको दे रहा है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता दे रहा हूँ, जो राज्य शब्द में जो यहाँ पे 152 आर्टिकल नंबर 152 यहाँ पर दिया है, तो आपको यहाँ पे देखने को क्या मिलता है, यहाँ पे डेफिनेशन देखने को मिलता है। और हमको डेफिनेशन देखने के लिए कहाँ मिलता है, हमको जब डेफिनेशन की बात आती है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, हम डेफिनेशन कहाँ कहाँ देखते हैं, राज्य का डेफिनेशन। तो आर्टिकल नंबर 12 में हम लोग डेफिनेशन देखते हैं राज्य का, आर्टिकल नंबर 36 में हम लोग राज्य का डेफिनेशन देखते हैं, और आर्टिकल नंबर 152 में भी हम लोग क्या देखते हैं, राज्य शब्द का डेफिनेशन देखते हैं। जो डेफिनेशन आर्टिकल 12 में है, जो डेफिनेशन आर्टिकल 36 में है, वही सेम डेफिनेशन आर्टिकल 152 में बताया गया है। तो ये फैक्ट आप लर्न करके रखेंगे, ये एक्स्ट्रा फैक्ट है जो आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। अध्याय 1 मीन्स की चैप्टर फर्स्ट में सामान्य की बात की गई है, आर्टिकल 152 से लेकर के 237। अध्याय 2 में मीन्स चैप्टर सेकंड में कार्यपालिका की बात की गई है, 153 से लेकर के 167 तक। चैप्टर थर्ड में राज्य विधानमंडल की बात की गई है, 168 से लेकर के 212 तक, मीन्स की 212 तक। चैप्टर 4 में बात की जाती है राज्यपाल के विधायी अधिकार के, 213। इसमें एक सेक्शन की बात की, एक आर्टिकल की बात की जा रही है। अध्याय 5 में बात की जा रही है, मीन्स चैप्टर 5 में राज्य के उच्च न्यायालय के 214 से लेकर के 232 तक। अगर इस तरह से आपको रेंज याद रहेगा, सब रेंज याद रहेगा, आप अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ रहा है तो आप इस तरह से भी स्ट्राइक करके वहाँ पे क्या कहते हैं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चैप्टर 6 की बात करते हैं, अधीनस्थ न्यायालय की बात कर रहा है, 233 से लेकर के 237 तक। अब हम पहुंच गए भाग 7 में, यहाँ पे 238 जो हमारा धारा है वो निरस्त कर दिया गया, निरसन कर दिया गया। प्रथम अनुसूची के भाग ख राज्य निरसित कर दिया गया। अब भाग 8 को देखिए, राज्य संघ राज्य क्षेत्र का, जो 239 से लेकर के 242 तक है। फिर बात करते हैं पंचायती का, भाग 9 जो हमको पंचायत से रिलेटेड है। पंचायत से रिलेटेड कौन सा संविधान संशोधन है, और 73वां संविधान मीन्स की 73वां संविधान संशोधन है, और इसके लिए शेड्यूल कौन है, 11वां शेड्यूल है। और नगर पालिकाओं के लिए जो कि हमारा 74वां संविधान संशोधन है, और वो किस में शामिल किया गया है, वो शेड्यूल नंबर 12 में शामिल किया गया है। तो ये 243 ओ मीन्स की 243 से लेकर के 243 अड़, मीन्स की अड़ का मतलब यहाँ पे होता है ओ तक है हमारा पंचायत। 243 से लेकर के 243 ओ तक जो है वो हमारा द पंचायत की बात करता है, और क्या कहते हैं म्यूनसिपल की बात करता है, जो कि पार्ट 9A में है। ये बात करता है 243P से लेकर 243ZG तक ये बात करता है। ठीक, आप इसको देख लिए। भाग 10 में अनुसूचित एवं अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात किया जा रहा है, आर्टिकल नंबर 244 से लेकर के 244 को तक। फिर भाग सेकंड में हम चले जाते हैं, तो यहाँ पे बात करता है हमारा 245 से लेकर के 263 तक। इसमें अध्याय 1 में है विधायी शक्ति 245 से लेकर 255 तक। अध्याय सेकंड में है प्रशासनिक संबंध 256 से लेकर के 263 तक। ये बातें यहाँ पे बताई गई हैं। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट में हमको क्या यहाँ पे देखने के लिए मिलता है कि भाग 12 हमको मिलता है। भाग 12 में वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद, जो कि 264 से लेकर के 300 क तक में दिया गया। दोस्तों 300 क में क्या दिया गया, संपत्ति का अधिकार, जो हमारा मूल अधिकार हुआ करता था उसको हमको विधिक अधिकार बना दिया गया, और उसको विधिक अधिकार बनाने के बाद कहाँ डाल दिया गया, चैप्टर नंबर 12 में डाल दिया गया। किसके चैप्टर नंबर 12 में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चैप्टर नंबर 12 में डाल दिया गया, और अनुच्छेद दे दिया गया 300 कैपिटल ए। ठीक, बात करते हैं यहाँ पे अध्याय फर्स्ट के बारे में। चैप्टर नंबर 12 में अध्याय फर्स्ट में यहाँ पे वित्त के बारे में बताया जा रहा है। 264 से लेकर के 291 तक उधार के बारे में बताया गया रहा है। 292 से लेकर के 293 तक अध्याय थर्ड में बताया जा रहा है। संपत्ति से लेकर मीन्स की कॉन्ट्रैक्ट कहाँ किया जा सकता है, 294 से लेकर के 300 तक में बताया जाता है। अधिकार देयता के बारे में बताया जाता है, बाध्यताएं और वाद के बारे में बताया जा रहा है। ये हमको 294 धारा 294 से लेकर के 300 के बीच में हमको बताया जा रहा है। अध्याय 4 में संपत्ति का अधिकार 300 क में, जो अभी फंडामेंटल राइट था, जो कि फंडामेंटल राइट कहाँ था, आर्टिकल नंबर 19 में था। आर्टिकल नंबर 19 में कहाँ था, आर्टिकल नंबर 19 के से एफ क्लॉज में था, उसको हटा करके यहाँ पे फंडामेंटल राइट से हटा करके यहाँ पे लीगल राइट में हमारे शामिल कर दिया गया। चैप्टर नंबर किस में है,
चैप्टर नंबर 12 में है। भाग 13 की हम बात करते हैं। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार एवं वाणिज्य समागम, धारा 301 से लेकर के 307 तक, मीन्स की आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक है। बात करते हैं भाग 14 की। भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, जो कि आर्टिकल नंबर 308 से लेकर के 314 तक है। अध्याय फर्स्ट में ये सेवाओं की बारे में बात कर रहा है। अध्याय सेकंड में बात कर रहा है लोक सेवा आयोग 315 से लेकर के 323 तक में बात की जा रही। भाग 14 क के अंतर्गत अधिकरण आता है 323 से लेकर के 323 क से लेकर के 323 ख तक। भाग 15 में निर्वाचन आता है 324 से लेकर के 329 क तक आता है। भाग 16 की हम बात करते हैं तो इसमें 330 से लेकर के 342 तक आता है और कुछ वर्गों के संबंध में वो विशेष उपबंध इसमें किए गए हैं। अब बात करते हैं भाग 17 की। इसमें राजभाषा की बात आता है 343 से लेकर के 351 तक। इसमें चैप्टर दिया गया, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड। चैप्टर फर्स्ट में बताया जा रहा है संघ की भाषा 343 से लेकर के 344 तक, क्षेत्र की भाषा 345 से लेकर के 347 तक, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि भाषाओं के बारे में 348 से लेकर के 349 के बारे में बताया गया। फिर यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 जो आता है विशेष निर्देश दिया था 350 से लेकर के 351 तक। फिर भाग 18 आ जाता है आपात उपबंध के बारे में 352 से लेकर के 360 के बारे में बताया जा रहा है। इमरजेंसी प्रोविजन चैप्टर नंबर 18 में दिया गया। फिर यहाँ पे भाग 19 में आ जाता है मिसलिनियस के बारे में दिया गया 361 से लेकर 367। भाग 20 में संविधान के संशोधन के बारे में बताया जा रहा है जो कि 368 में दिया गया। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध बताया गया है 369 से लेकर के 392 तक। और भाग 22 जो हमारे पास लास्ट है संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत 393 से लेकर के 395 तक। दोस्तों 1 से लेकर के मैंने भाग 22 तक आपको सभी बता दिया है, विथ चैप्टर वाइज आप बता दिए हैं। दोस्तों भाई आपका कर्तव्य बनता है कि आपको इस 3 से 4 बार आप इसको देखिए और उसके बाद से आप अपना बेयर एक्ट भी खोल कर देखिए, सेम यही चीज़ मिलेगा। अगर आप इस तरह से तैयारी कर लेते हैं तो आप मान के चलिए पॉलिटी में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। अब यहाँ पे आइए, भाषाई आयोग समिति क्यों बनाया गया था भाई? भाषाई आयोग समिति बनाने का क्यों जरूरत पड़ गया था? तो ये इसलिए पड़ गया था, भाषाई आयोग प्रांत आयोग गठन कब किया गया था? ये 1948 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर जी इसके अध्यक्ष थे। रिपोर्ट सौंपी गई थी दिसंबर 1948 में। अनुशंसा किसके द्वारा किया गया था? राज्यों का गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, न कि भाषाई आधार पर। जो राज्य का गठन किया गया था वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया गया था, राज्य के आधार पर नहीं किया गया था। लेकिन समय बदलता गया और उसके बाद से राज्य के भाषाई आधार पर भी राज्यों का वर्गीकरण किया गया, बहुत प्रेशर पड़ने के बाद। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, तत्कालीन गठन, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन जो हुआ था वो भाषाई आधार पर हुआ था। तत्कालीन गठन हुआ था। पोट्टी श्री राम लुल्लू के 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मौत हो गई। इन्होंने अनशन किया था कि हमारा जो आंध्र प्रदेश राज्य है वो हमारे भाषा के आधार पे हमको हमारा राज्य बनाया जाए। और इन्होंने अनशन किया था, 56 दिनों का इन्होंने अनशन किया था और 56 दिनों के अनशन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो जाने के बाद इनके भाषाई आधार पर राज्य का गठन किया गया था। दूसरा बात कर रहा है, गठन कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1953 को गठन हुआ था। तीसरी विशेषता यहाँ पर बता रहा है, भाषा के आधार पर गठित देश का पहला राज्य कौन था? वो आंध्र प्रदेश था। चौथी बात बताया जा रहा है, विभाजन 2 जून 2014 को तेलंगाना से अलग हो गया। ये तेलंगाना इससे अलग हो गया। किससे? आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया। अब हम बात करते हैं JVBP समिति का। जो JVP समिति बना था, इस समिति के बारे में, इसका गठन हुआ था 1948 में। सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया जी, इसीलिए JVP समिति का नाम दिया गया। रिपोर्ट सौंपा गया था अप्रैल 1949 को। अनुशंसा की गई थी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन अस्वीकार करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी, लेकिन इसको स्वीकार नहीं किया गया था। अब यहाँ पर देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की बात करते हैं। अब राज्य पुनर्गठन आयोग क्या होता है, इस पर किस प्रकार की चिंता करते हैं? तो गठन 1953 में हुआ था। किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग का। इसके अध्यक्ष कौन थे? फजल अली जी इसके अध्यक्ष थे। सदस्य थे कौन थे? KM पडिक्कर एवं HN कुंजूर जी इसके सदस्य थे। रिपोर्ट कब सौंपी गई थी? 1955 में रिपोर्ट सौंपी गई थी। अनुशंसा क्या दिया था? भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की अनुशंसा के बारे में इसमें बताया गया था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, इधर से ये चीज़ तो आप लोगों ने देख ही दिया। विभिन्न राज्यों के गठन की विधि, कौन कौन सा राज्य कब कब गठन हुआ था, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप लोग इसको चाहेंगे तो देख सकते हैं कि कब कब किसका गठन हुआ था। ठीक, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अपने से। अब बात करते हैं नागरिकता की। नागरिकता हमारा कहाँ डिफाइन किया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 2 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन आर्टिकल नंबर बता दीजिए। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर के आर्टिकल नंबर 11 तक में नागरिकता के बारे में डिफाइन किया गया। नागरिकता उल्लेख कहाँ किया गया? संविधान के भाग 2 में किया गया है, अनुच्छेद 5 से 11 में है। एकल नागरिकता का प्रावधान हम लोगों ने अडॉप्ट किया गया है, जो कि ब्रिटेन के संविधान से हम लोगों ने अडॉप्ट किया है। भारत में 2 तरह के लोग रहते हैं, एक नागरिक रहते हैं और एक विदेशी नागरिक रहते हैं। और मित्र राष्ट्र के लोग रहते
होते हैं और शत्रु राष्ट्र होता है। जो विदेशी होते हैं, एक मित्र होते हैं, एक मित्र हमारे विदेशी होते हैं और एक शत्रु हमारे विदेशी होते हैं। जैसे पाकिस्तान हमारा शत्रु देश के नाम से संविधान में डिफाइन किया गया है कि ये शत्रु राष्ट्र है भारत का। महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में हम बात करते हैं। संसद द्वारा नागरिकता के आधार पर विधि द्वारा विनियमित किया जाने का उपबंध है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था, संसद के द्वारा पारित किया गया था। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 के तहत अधिकार प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है। ये लर्न करके रखिएगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है, ये किसी भी विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं, ये सिर्फ भारतीय नागरिक को प्राप्त है। एक बार और मैं आर्टिकल का नाम बता रहा हूं, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों भारतीय नागरिक को ही प्राप्त है। ये एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बनता है, कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को प्राप्त है, कौन सा अधिकार भारतीय नागरिक को नहीं प्राप्त है। नेक्स्ट देखिए, भारत में नागरिकता जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्र बनने की योग्यता रखता है, जबकि केवल जन्म के आधार पर नागरिकता राष्ट्रपति बना सकता है। ये अमेरिका में ये बात बताई जाती है। अमेरिका में दोहरे नागरिकता, राज्यों के लिए पृथक नागरिकता व्यवस्था करने वाला कौन सा देश है? अमेरिका और स्विट्जरलैंड है। इससे हमें मतलब नहीं, हमें अपने भारत के नागरिकता से मतलब है। संबंधित तथ्य के बारे में हम देखते हैं। पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्ति की नागरिकता के आधार के बारे में उपबंध है, अनुच्छेद 6 के तहत ये उपबंध किया गया। पाकिस्तान के प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 7 में उपबंध किया गया। भारत से बाहर रहने वाले भारत उद्भव कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपबंध अनुच्छेद 8 में किया गया। जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य का नागरिक हो जाता है तो उसके भारतीय नागरिकता की स्वायत्तता समाप्त हो जाती है, अनुच्छेद 9 में बात की जाती है। जैसे दोस्तों हम लोग NRI की बात करते हैं ना, जो कि NRI होता है, और उसके बाद से NRI के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद से NRI की बात, मोस्टली हम लोग NRI की बात करते हैं, उसी चीज़ के बारे में यहाँ बताया गया। नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार कौन है? अभी आप लोगों ने देखा है कि नागरिकों को कौन कौन अधिकार प्राप्त है। भारतीय नागरिकों की, नागरिक की जब हम बात करेंगे तो भारतीय नागरिक की बात होगी। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये भारतीय नागरिक को। अब नागरिकों के साथ विदेशियों को प्राप्त, अनुच्छेद 14 उनको भी प्राप्त है, विदेशी को भी अनुच्छेद 20 है, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28 ये भारतीयों को भी प्राप्त है और अंग्रेजों को भी प्राप्त है। मीन्स कि जो बाहर से विदेशी लोग आ रहे हैं उनको भी ये अधिकार प्राप्त है। और जो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है वो सिर्फ कौन कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 भारतीयों को प्राप्त है, और साथ साथ में जितने भी फंडामेंटल राइट है जो पार्ट 3 में डिफाइन किया गया वो भी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब बात करते हैं मूल अधिकार। कुल 6 ठो मूल अधिकारों के बारे में बात किया गया है कि हमारे पास कितने मूल अधिकार हैं। तो मूल अधिकार हमारे पास 6 हैं। समता का अधिकार 14 से 18 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24 में, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार 29 से 30 में, संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 में ये बात बताई गई है। ठीक, ये बात है आप लोगों ने देखे। अब महत्वपूर्ण तथ्य ये आप देख लीजिए, संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकता है साधारण बहुमत से। ये बात जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग पढ़ते हैं तो आर्टिकल नंबर 2 पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 3 पढ़ते हैं, तो उसमें ये बातें बताई गई। संसद नए राज्यों का निर्माण कर सकती है साधारण बहुमत से, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार है, संसद को मिलाने का अधिकार है। लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के आरक्षित सीटों की संख्या 20 है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को बनाए गए नए राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 14 है, और 6 संघ शासित राज्य क्षेत्र थे। तो ये पहले का था, तो ये बता दिया गया। अब जो हमारे परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देखिए, भारत में नागरिकता से संबंधित कानून बना सकता है संसद, बना सकता है। भारतीय संविधान में नागरिकता का उल्लेख किया गया है भाग 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 5 से 11 में। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करती है, एकल नागरिकता प्रदान करती है। अमेरिका में नागरिकता प्रदान की जाती है, दोहरी नागरिकता प्रदान की जाती है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1935 के अनुसार पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में व्यतीत होना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा, 7 वर्ष रहना पड़ेगा, तब विदेशी को भारत का नागरिकता प्रदान किया जाएगा। नागरिकों की प्राप्ति एवं अंत, इनका भारत की नागरिकता किस आधार पर आप प्राप्त कर सकते हैं? भाई जन्म से पा सकते हैं, वंश परंपरा के आधार पर पा सकते हैं, पंजीकरण से पा सकते हैं, देशीकरण से पा सकते हैं, अर्जित भूमि के समावेशन से आप नागरिकता भारत की पा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए लागू हुआ, क्या लागू हुआ था? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हुआ था 10 जनवरी 2020 से। इसमें क्या बताया गया है? नागरिक की देयता के बारे में बताया गया। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को, अब इसमें क्या बताया जा रहा है? ये हिंदू को लागू है, सिख को लागू है, बौद्ध को, जैन को, पारसी को, ईसाई को, ये सब इस सब पे नागरिकता संशोधन अधिनियम सब पे लागू है। अब हम बात करते हैं भारतीय नागरिकों का
अंतःलोप, भारतीय जो नागरिक हैं उनका अंतःलोप, नागरिकता त्यागने पर उनकी नागरिकता कैसे समाप्त हो सकती है? नागरिकता त्याग अगर देते हैं तो किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाती है, सरकार द्वारा वंचित करने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है। अब मूल अधिकार के बारे में देखिए, अनुच्छेद 21 क के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये किसके द्वारा बनाया गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम सन 2002 के द्वारा बनाया गया। प्रेस की स्वतंत्रता अंतर्निहित है संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की जाती है। फिर मेनका गांधी का बाद 1978 संबंधित अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों के विस्तार से सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से रिलेटेड है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अब हम ये देखते हैं नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से। पहला अनुच्छेद 5 है, संविधान लागू होने के समय से नागरिकता। अनुच्छेद 6 को हम लोग देखते हैं, पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। फिर अनुच्छेद 7 को यहाँ पर देखते हैं, अनुच्छेद 7 कहता है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 8 में देखते हैं, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भूत के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9 में विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने वाले भारतीयों की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, जिसको फिर अनुच्छेद 11 में देखिए, संसद को नागरिकता संबंधी विधि बनाने की शक्ति अनुच्छेद 11 में प्रोवाइड की गई है। अब हम बात करते हैं, बस इतना ही था दोस्तों इस सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए फिर मैं पॉलिटी लेकर के आ रहा हूं, जो इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन बन सकते हैं। 4-5 सेशन भी पॉलिटी का चलेगा, उसमें पॉलिटी का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपके एग्जामिनेशन में आया और वो न आपसे सॉल्व हो। मैं वादा करता हूँ कि मैं सभी चीज़ों को मैं आपको इसी चैनल पर कराऊंगा। दोस्तों अगर पॉसिबल हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा आपको लग रहा है, क्या इस पर आगे और भी मेहनत किया जा सकता है कि बस इतना ही पे रोका जा सकता है। जैसा आपका राय होगा वैसा मैं करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए। थैंक यू।